नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किस प्रकार देश के बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नेवी में सब लेफ्टिनेंट दीपक व खेलो हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद गांव पनहेड़ा कला निवासी का ग्रामीणों ने और क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं कम होने के बावजूद भी नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचना ये बहुत ही बड़ी बात है। नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों का समान विकास कर रहे हैं और आज उसी का नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं उभरकर सामने आ रही हैं। जहां खेलो हरियाणा में प्रथला के कई बच्चों ने गोल्ड मेडल लेकर क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो वहीं दीपक ने सब लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस अवसर पर सब लेफ्टिनेंट दीपक ने युवाओं से कहा कि सही मार्गदर्शन लेकर अपने क्षेत्र में कामयाबी जरूर मिलती है उन्हें, और जो शपथ उनको देश के लिए दिलाई गई है उस पर वह पूरी तरह से खरा उतरेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, जिसे उनके परिवार ने पूरा सहयोग किया है उनका, और आगे भी मेडल लाकर देश प्रदेश का नाम यूं ही रोशन करेंगे। छोटे भाई एक नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हुए हैं, तैनात हुए हैं, और दूसरा ये प्रमोद कुमार जो खेलो हरियाणा जो चैंपियनशिप अभी हुई है उसमें गोल्ड मेडल लेकर के जो 10 मीटर निशानेबाजी पिस्टल में उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड मेडल लेकर के आया है। तो मैंने अपनी तरफ से, अपने परिवार और प्रथला की तरफ से, प्रथला परिवार की तरफ से इन दोनों का हार्दिक स्वागत किया है, धन्यवाद किया है। और मैंने ये भी इनको आश्वासन दिया है कि वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति, जवानों के प्रति, किसानों के प्रति, कर्मचारी मजदूर के प्रति और अन्य हर वर्ग के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। और इनकी हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता का ये परिणाम है कि आज एक से एक मेडल हरियाणा में आ रहा है। जहां मेरी बहनों की जो हॉकी टीम थी वो भी चौथे नंबर पर आई, और उनको भी उन्होंने जो ना अपनी तरफ से स्वागत और सम्मान किया। और जो ओलंपिक में खिलाड़ी मेडल लेकर के आए हैं, गोल्ड मेडल, स्वर्ण, सिल्वर मेडल या अन्य जो मेडल लेकर के आए हैं, रजत मेडल को भी उन्होंने बहुत सम्मान किया है, पलकों पे बिठाया है इस हरियाणा ने। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों का ही परिणाम है कि आज 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को, अन्य लोगों को, अन्य जो साथी हैं उनको, जो मेडलिस्ट हैं उनको 3.5 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरह से बहुत बड़ा एक जो ना इनाम के तौर पर एक अनुदान इनको दिया है। उसी का परिणाम है कि आज कई सारे मेडल हरियाणा में आ रहे हैं। और आज मैं समझता हूं कि मेरे फरीदाबाद में भी जैसे सिंगराज जी भी हैं, वो भी। बात करेंगे अगली खबर की। सोहना के विधायक कुंवर संजय सिंह ने सोहना बार एसोसिएशन के वकील ने सोहना पुलिस की कार्यवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर विधायक ने वकीलों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्दी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ वकीलों के बाद पदाधिकारियों की बैठक कराकर समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने इस दौरान सोहना बार एसोसिएशन की अनेक समस्याओं का शीघ्र निपटाने का दावा किया। सोहना बार एसोसिएशन को 2 लाख का अनुदान दिया। सोहना के विधायक कुंवर संजय सिंह बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोहना पुलिस का वकीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं है, जिसको लेकर कई बार वकीलों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने विधायक से इस मामले में शिकायत की। वहीं उन्होंने बताया कि लॉयर्स चैम्बर में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगवाने, वाटर चिलिंग प्लांट लगवाने व तहसील में बैठने वाले वकीलों की समस्या को लेकर विधायक के सामने गुहार लगाई है। 60 अभी और बनने हैं, तो इसलिए 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखा जाए। एक हमने वाटर चिलिंग प्लांट के लिए हमने उनसे डिमांड रखी ताकि पानी की सुविधा लिटिगेंट्स को भी और लॉयर्स को भी प्रॉपरली रहे, जो उन्होंने मान लिए। लाइब्रेरी के लिए भी हमने उनके पास डिमांड रखी कि लाइब्रेरी से के लिए हमारे को कुछ फंड दिया जाए, तो उन्होंने 2 लाख रुपए हमारे को लाइब्रेरी के लिए भी अनाउंस किया। एक हमने डिमांड रखी थी कि तहसील के अंदर जो हमारे लॉयर्स बैठे हैं उनको उनकी जगह से तब तक ना हटाया जाए जब तक कि तहसील वहां पर है। तो ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है कि जब तक तहसील वहां रहेगी तब तक वहां से लॉयर्स को नहीं हटाया जाएगा। एक पुलिस की कार्यप्रणाली पे थोड़ा सा हमारे जो सोहना बार के जो नई टीम पीछे बनी थी, इनसे आपस में सारी बार के साथ मिलने का मौका, इस बहाने अपने एक दूसरे की बात शेयर करने का आज मौका था, तो जिसके लिए सारी बार ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था। आज इनकी 3 या 4 समस्या में, जिनमें बिजली, पानी के लिए और मूलभूत सुविधाएं, वो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी
सभी की मूलभूत सुविधाएं पूरी करते हैं। यहाँ भी जो भी किसी प्रकार की कमी है वो पूरी की जाएगी। दूसरा एक इन्होंने यहाँ लाइब्रेरी के लिए मांग की थी, उसके लिए मैंने आश्वासन दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से बात करके यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाएंगे। तो इसमें और भी कुछ मुख्य मांगे थी जो वकीलों ने कुछ ऐसा कुछ मुख्य मांगे जनरल मांगे थे। एक लिफ्ट की बात की उन्होंने, क्योंकि चौथी मंजिल शुरू होने के बाद लिफ्ट की हमें आवश्यकता होगी, मैंने कहा लिफ्ट बनवा दिया। यहाँ पर जो वकीलों के मुख्य प्रमुखता से एक बात उठाई गई। रुक करेंगे अब अगली खबर का। इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर सभी पार्टियों को बुलाकर तीसरे मोर्चे के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेलो सुप्रीमो ने कहा कि आज प्रदेश में ऐसे हालात हैं कि विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जल्दी प्रदेश के मध्यवर्ती चुनाव करवाने की भी आशंका जताई है। उक्त वाक्य पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने सोना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से कहा कि आज के समय प्रदेश में हालत ऐसी है कि जो सरकार में विधायक हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अंदर नहीं जा सकते। लोग उन्हें विधानसभा क्षेत्र में अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 3 बार विधानसभा क्षेत्र में नहीं उतरने दिया। सरकार का लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया है। जब 11 लोग मुख्यमंत्री से उनके निवास स्थान पर मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने उन सभी को गिरफ्तार करवा दिया। चौटाला ने कहा जल्दी प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव होने के आसार हैं। इन चुनावों में INLD की ही सरकार बनेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का मूल मंत्र दिया। जो गृह मंत्री है आए रोज अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, तो क्या इनको सस्पेंड मिनिस्टर कहा जाए? आज ही और क्या करेंगे। इनकी तो हालत आज ये है कि इनको लोग गांव में घुसने से मुख्यमंत्री को उसके विधानसभा क्षेत्र करनाल में उसके हेलीकॉप्टर को 3 दफा लोगों ने नहीं उतारा। आज कोई वजीर, कोई इनका विधायक अपने क्षेत्र के किसी गाँव में नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर हम इसलिए जगह जगह रास्ते रोक करके पुलिस के डंडे से लोगों को जब ये अधिकारियों को सस्पेंड कर देते तो बहाल भी बहुत जल्दी हो जाते, तो क्या माना जाए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का आपसी तालमेल ठीक नहीं है? इससे ज़्यादा अजीब बात क्या होगी कि करनाल में 11 लोगों को निमंत्रण दिया बातचीत करने के लिए, और जब वो बातचीत करने गए तो उनको गिरफ्तार कर दिया। लोगों ने रोष प्रकट किया। बात करेंगे पलवल क्षेत्र की। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीरो सर्वे के तहत घर घर जाकर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश अनुसार पलवल जिले में सीरो सर्विलांस प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है जो घर घर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि सीरो सर्विलांस प्रोग्राम के अंतर्गत जिला के सभी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। सीरो सर्विलांस के अभियान में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों का सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीरो सर्विलांस में सिविल सर्जन के आदेश अनुसार 8 टीमें बनाई गई हैं जिसमें 5 ग्रामीण क्षेत्र की टीमें हैं और 3 शहरी क्षेत्र की टीमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीरो सर्वे में ये जानकारी प्राप्त होगी कि जिले में कितने लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है और वैक्सीन लगवाने के बाद में लोगों की इम्यूनिटी पावर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सीरो सर्वे से ये पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर आने की कितनी संभावना है और किस प्रकार इस पर काबू पाया जा सकता है। तीसरी लहर के लिए तैयारी के लिए किया जा रहा है। सीरो सर्वे का उद्देश्य यह रहता है कि हम ये जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो कोविड हो चुका है या कोविड की इम्यूनिटी चाहे वैक्सीनेशन के माध्यम से चाहे वो किसी इंजेक्शन के माध्यम से आई है। तो सीरो सर्वे जो किया जा रहा है हमारे ज़िले के अंदर 800 रैंडम सैंपल्स दिए जा रहे हैं जो कि अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन में रैंडमली डिवाइडेड है और उनके अंदर जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं वहीं पे उनमें से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड और या कितने लोग इम्यूनेशन हो चुकी है या फिर कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो इससे हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी कितनी आ गई है उसका अंदाज़ा हो जाता है और तीसरी लहर के आने की आशंका है या नहीं है या उसके लिए हमारी कितनी तैयारी है उसके अंदर ये कारगर तरीका है सीरो सर्वे। ज़्यादा एज ग्रुप के हैं सभी का सैंपल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के हिसाब से लिया जा रहा है। तो इसमें लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि सैंपल क्यों लिया जा रहा है, तो बच्चों के अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है और जो टीकाकरण करवा चुके हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन से कितनी इम्यूनिटी आई है। तो लोगों को समझा के मोटिवेट करके उनका सैंपल लिया जा रहा है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसकी मर्जी हो वो सैंपल दे सकता है, जिसका मन नहीं है वो ना दे। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट को, तो इसीलिए उन्होंने ये सीरो सर्वे करवाया है।
आज हमारा मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे टीम आई है, उन्होंने मेरा सैंपल लिया है जो इम्यूनिटी टेस्ट है। इससे मैंने अभी अपनी फर्स्ट डोज ही लगवाई है वैक्सीनेशन की। तो इनका जो टारगेट है वो ये है कि हमको ये पता चले कि एक वैक्सीन लगवाने के बाद मतलब जो है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है इम्यूनिटी सिस्टम में। तो उसके लिए मैंने ये आज सैंपल दिया अपना। लोगों से क्या अपील है? बस लोगों से ये है कि वो भी भाई सब अवेयर हों इस चीज़ के बारे में और आप लोगों का सहयोग करें और आगे बढ़ के रुक करेंगे अगली खबर का। पलवल नगर परिषद की लापरवाही कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। साथ ही नगर परिषद द्वारा गांव आहलापुर के नजदीकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ही दिन दहाड़े लंबे समय से कूड़ा डाला जा रहा है। इससे पहले गांव फिरोजपुर स्थित कूड़ा निस्तारण केंद्र में शहर का कूड़ा डाला जा रहा था। गांव के लोगों ने ज्यादा बदबू आने की वजह से कूड़े को वहां डालने से कर्मचारी को रोक दिया, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को ही डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। अब NHAI भी हाईवे पर कूड़ा डालने का विरोध कर रही है। पलवल शहर में लंबे समय से कूड़ा डालने की समस्या शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कूड़े का डंपिंग स्टेशन विवादों में आ गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे से कूड़े का डंपिंग स्टेशन 1 किलोमीटर रिहायशी इलाके से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद ने लापरवाही से कूड़े के डंपिंग स्टेशन को बनाते समय लापरवाही बरती गई है और नियमों को ताक पर रखकर गांव की आबादी के निकट ही ये बना दिया गया है, जो कि नेशनल हाईवे के काफी नजदीक है। कूड़े से आने जाने वाले बदबू से गांव के लोग और हाईवे से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके विरोध में गांव के लोगों ने हड़ताल की और डंपिंग स्टेशन को बंद करा दिया। लेकिन उसके बाद से नेशनल हाईवे के किनारे पर शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, क्योंकि साथ में लगते MRF डंपिंग ग्राउंड में बारिश का काफी पानी इकट्ठा हो गया है, जिस कारण कूड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ही डाला जा रहा है। यहाँ से गुजरते समय कूड़े से आने वाली दुर्गंध से वाहन चालकों को काफी परेशानी गांव से बिल्कुल नजदीक है। गांव की आबादी यहीं तक है, करीब 100 मीटर भी नहीं है। आधा किलोमीटर की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ 50-100 मीटर है। और मेन बात यह है BPL परिवार के 67 प्लॉट हैं इसमें, और जो मकान भी 4 मकान भी बने हुए हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ। और सारा ही मतलब गांव को पूरी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का। माखी मच्छर और बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। बदबू कितनी पहुँचती है? बदबू ये बिल्कुल अवैध तरीके से लगा हुआ है और गांव के सभी परेशान है। इतनी बुरी बदबू मारती है। हल्की सी बारिश हुई है, गांव में रोटी खाना दुश्वार है। खाना बनाओ, जाके देखो खाने जहाँ बनता है हमारा रसोई में, उसके अंदर इतनी मक्खियाँ पहुँच चुकी हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। और ना ही तो ये गांव से दूर है और ना हाईवे से 1 किलोमीटर दूरी पे है, गांव के बिल्कुल रेजिडेंस एरिया में आ रहा है। और ये मिली भगत हमारे जो विधायक है दीपक मंगला जी, ये उन्होंने पूरी शहर की बातचीत क्या हुई है कि इन्होंने थोड़ी गुंडागर्दी टाइप का माहौल बना रखा है। यहाँ पे नाम लेते हैं नगर परिषद का कि नगर परिषद के द्वारा हमें यहाँ जमीन मुहैया करवाई गई है, जिसके बिहाफ के ऊपर हम यहाँ डंपिंग करते हैं। अब इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है। हमारे पास पेट्रोलिंग व्हीकल जब भी पेट्रोलिंग करता है शिफ्ट के अंदर, इनको हर बार यहाँ पे टोका जाता है। कोई मौके पे गाड़ी मिलती है उसको रोका जाता है। इसके बाद में जब गाड़ी रूट पेट्रोल पे निकल जाती है, पीछे से ये मौका देख के, जब यहाँ कोई मुआवना करने वाला नहीं है, ये क्या करते हैं, इकट्ठी 20-30 गाड़ियों को लेके और डंप करके और भाग जाते हैं मौके से। ये की जाए कि हम कंसर्न ठेकेदार का नाम लेके हम NHAI से इनके ऊपर जो भी उनकी आधिकारिक पावर्स हैं, उसके बिहाफ के ऊपर जितनी पेनल्टी इन पे इम्पोज हो पाएगी हम करेंगे। मैं पिछले लगभग 45 मिनट से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई इनका ठेकेदार बात करने को तैयार नहीं है। मेरी 2 सुपरवाइजर से बात हुई है, वो कह रही थी 5 मिनट